वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई के हवाले से बात कर रहे थे और उस दिन जो तमाम तरह सिचुएशन डेवलप हुई उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से एक सियासी जमात जो कि अपनी प्रोटेस्ट को बाहर निकली, लेकिन वो प्रोटेस्ट किस नोयत का हो गया और कहाँ जाकर रुका, वो तमाम तर चीज़ें आज तक ट्रायल का हिस्सा हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है सलीम सेजवानी साहब, जिनका ताल्लुक रहनुमा तहरीक इंसाफ से है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सलीम साहब। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप 9 मई के वाक़े को किस नज़रिए से देखती है? क्या समझते हैं आप कि कहीं चूक ज़्यादा हो गई या जो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले थे वो किसी और डायरेक्शन पे चली गई? जी नहीं, प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन था और पुरअमन ही चल रहा था। अब उसके अंदर में जो हुकूमती वक्त के जो है कुछ लोग घुस के तोड़ फोड़ की और वो पहले से प्री प्लान ये एक मंसूबा बनाया हुआ था इन लोगों ने। इसी वजह से सीसीटीवी फुटेजेस गायब किए गए, इसी वजह से सिक्योरिटी पे मौजूद जवान और अफसरान जो है वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे। और आपके सामने है कि यास्मीन राशिद साहबा जो है उनकी क्लिप मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं आपको दे देता हूँ, उनको चलाएं। वो मना कर रही हैं सबको कि भाई कोई भी अंदर न जाए, कोई भी तोड़ फोड़ न करे, सब पुरअमन रहे। और उसके बावजूद वो तोड़ फोड़ के जुर्म के अंदर में वो जो है आज तक बनते 70 साल की खातून है वो, और कैंसर की पेशेंट है, मगर कोई मुरब्बत नहीं की जा रही है, कोई लिहाज नहीं रखा जाता है। जुल्म सितम का बाजार गर्म करके आज तक उनको अंदर बंद रखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा पुरम प्रोटेस्ट था, लेकिन पुरम दिखाई नहीं दिया। जिस तरीके से हमने वहाँ पर माहौल देखा सेजवानी साहब, वो आपके सामने है। जिस तरह से हमने भी बहुत सारी ऑडियोज ऐसी सुनी जिसमें इंस्ट्रक्शंस बाकायदा तौर पे दी जा रही थी कि कोर कमांडर हाउस की जानिब बढ़ें और वहाँ पर जाकर जो है वो इश्तियाल फैलाएं और इस तरीके से आपने करना है। डायरेक्शन प्रॉपर दी गई थी। अब उस डायरेक्शन के अंदर आप नहीं समझते कि कोर कमांडर हाउस एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बड़ा सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ जाके इस तरीके से करना कितनी बड़ी गैर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप लोगों ने अंजाम दी? देखिए, कोर कमांडर का जो इलाका है वो मेरे ख्याल से कंटोनमेंट के अंदर में आता है और वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी है। आप मुझे बताएं वो 30-40 अफराद जो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं वो कहाँ थे? आपको एक भी नज़र आया? आप अपनी सीसीटीवी फुटेजेस चलाएं, आपको एक भी कोई इनका सिक्योरिटी का बंदा नजर आया? ये सवाल क्यों नजर नहीं आया? हम सरदार यासीन साहब से कर लेते हैं। यासीन साहब, जिस तरीके से सेजवानी साहब भी कह रहे हैं कि जाहिर है कोर कमांडर हाउस है, वहाँ पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी कहीं हमें दिखाई नहीं दी, तो क्यों नहीं थी वहाँ पर सिक्योरिटी? वजह देखें, लाहौर के थे जिनको बाद में मेरे ख्याल में सर्विस से रिटायर भी कर दिया गया। मैंने जैसे शुरू में कहा कि कोर कमांडर के बंगले के नजदीक आम आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके अगर कोर कमांडर के आर्डर के बगैर वहां से तो जो सिक्योरिटी कहीं जा तो नहीं सकती थी ना। उस कोर कमांडर के खिलाफ एलिगेशन ये था कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इमरान खान साहब थी, तब सिक्योरिटी को कोई अपने एक्शन शो नहीं करना। और बाकायदा जब ये लोग वहां अंदर गए तो उनके लिए फ्रिज खोला गया, उनको खाने पीने की तमाम चीजें दी गई। तो ये क्या वेलकम करने की क्या जरूरत थी जब वो लोग वहां गए? क्या मैं कोर कमांडर के बंगले में वैसे जाने से हूं तो मुझे कोई जाने देगा क्या? तो नहीं जाने देगा। एंट्रेंस कैसे मुमकिन है कि वेलकम भी किया गया, फ्रिज खोल के खाना भी खाया गया जैसे आप बता रहे हैं, तो एंट्रेंस इतनी आसान होती है वहाँ पे? देखें, उसमें सीरियस एलिगेशन ये था कि पीटीआई ये प्रिज्यूम कर रही थी कि हम तुर्की की तरह, जिस तरह तुर्की के प्रेसिडेंट साहब ने एक मिलिट्री एक्शन हुआ था, तो आप इनके जहन में भी यही था कि शायद जो है ना फौज जो है ना बगावत कर देगी और सारा मामला खत्म हो जाएगा, सिस्टम को लपेट दिया गया। वो नहीं हुआ। सवाल ये पैदा था उस कोर कमांडर को करके उसके खिलाफ ये था कि ये पार्टी से मिल गया के खिलाफ। मेरे ख्याल में बाद में ये आया था कि जो उसकी पेंशन भी नहीं मिली, उनको कंप्लीट रिटायर करके सजा के तौर पे घर भेजा गया। क्या कोर कमांडर की मर्जी के बगैर वो जना हाउस से सिक्योरिटी कहीं जा सकती थी? नहीं जा सकती थी, क्योंकि कोर कमांडर जो है वो आल इन आल था लाहौर के अंदर। तो वो सिक्योरिटी, तो अगर कोर कमांडर ने नहीं कहा कि भाई आप 20 से हट जाओ, कोई फायर करने की जरूरत नहीं है, अगर कोर कमांडर अपने लोगों को कहता है कि फायर करो, तो क्या वो फायर नहीं करते? तो ये बातें करने की बड़ी अजीब सी बातें हम करते हैं। किसी के घर पे अगर आप जाएंगे और आप फायर करेंगे तो घर वाला क्या करेगा? जवाब देगा ना। ठीक है। अच्छा सेजवानी साहब, एक नैरेटिव ये जनरेट किया जाता है कि पीटीआई जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है,
ये नैरेटिव क्यों जनरेट किया जाता है? क्या आप लोग वाकई इसी तर्ज पर चल रहे हैं या इसी नोयत से आप तमाम तरह अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आपकी खुद की पार्टी के अंदर भी हमें यही आवाज़ें आती हैं कि वो तकसीम है। देखिए, जो लोग जो है फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत बनाई है, जो कि एक गैर मकबूल और नाकिस कारकर्दगी वाली हुकूमत है, तो आप खुद सोचें कि वो हुकूमत बनाने वालों से पीटीआई या आम आवाम कैसे खुश हो सकती है? जो आवाम के हक के ऊपर डाका मारा हो, जिसने आवाम के वोट को गजब किया हो, उससे आवाम किस तरह खुश हो सकती है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। और 9 मई का आप एक बहुत बड़ा पहलू आप बोल रही हैं कि जो जिस तरीके से 9 मई की इब्तिदा करवाई गई है, तो ये प्री प्लान था। जिस तरह कश्मीर के अंदर में जिस तरीके से वाक़यात होते हैं, जिस तरीके से फ़लस्तीन में वाक़यात होते हैं, और ये इजरायली तर्ज के वाक़यात हैं कि वाक़या भी खुद करो और इल्ज़ाम भी दूसरे पे डाल दो, ये इस तर्ज का वाक़यात है। आपके सामने था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है वो किसी भी गिरफ्तारी को काबिल अमल में गैर कानूनी करार दिया जाता, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हाई कोर्ट के अंदर में थे सवारी उस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट की वो रोलिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारी थी जो कि अदालत के अहाते में से की गई। और किस तरीके से इन्होंने शीशे तोड़े, नकाबें लगाई। नकाब कौन लगाता है मुझे ये बताएं ना? जिसके दिल में चोर होता है नकाब वही लगा के आता है ना। अगर वो सच्चा काम करने आ रहे थे, अगर वो हकीकत वाला काम करने आ रहे थे, तो उनको अपने चेहरों पे नकाबें लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो नकाबें इसलिए लगा के आते हैं कि उनको पता थी वो 2 नंबर का एक गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, इसी वजह से वो नकाबें लगा कर आए। और जिस तरीके से इन्होंने खान साहब को पकड़ के उठाया, धक्के मारे, व्हील चेयर इनकी गिराई, उनको घसीटते हुए लेके गए, गिरेबान के कालों से पकड़ के धक्के मारे थे। क्या वो कोई महज़ब माशरे में किसी आम आदमी को भी इस तरीके की गिरफ्तारी की हम कानून इजाज़त देता है? क्या आइन इजाज़त देता है? क्या हमारा दीन इजाज़त देता है? वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ, किसी आम आदमी को भी इस तरह की गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं देता। जो सुलूक किया गया वो अवाम को जानबूझ के मुश्तहल करने के लिए ये कार्रवाई की गई, ताकि अवाम में इश्तियाल फैले, अवाम जो है वो मुश्तहल हो। मगर देखा उन्होंने, अवाम तो पूरा मैंने एहतजाज के निकली गई। अच्छा। फिर उन्होंने अपने आदमी इसके अंदर में गुजरे, सिक्योरिटी के अफराद रहा, और कोर कमांडर साहब की जान को खतरे में डाला गया, जानबूझ के खतरे में। असल जिम्मेदार वो है जिसने कोर कमांडर साहब की सिक्योरिटी हटाई है। क्यों सीसीटीवी छुपाई जा रही है? क्यों अदालती तहकीकात से भागा जा रहा है? क्योंकि इनके दिलों में चोर है। ठीक है यासीन साहब, सिचवानी साहब की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि तमाम एविडेंस जो है वो प्रूफ के साथ वहाँ नहीं पहुँचाए जा रहे हैं, छुपाई जा रही है सीसीटीवी भी, और जो तहकीकात थी वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही है। और इस वक्त जो ब्लेम गेम की सियासत चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के ऊपर डाली जा रही है कि वो जो है तमाम तर जो इस सानिया के ज़िम्मेदार हैं, इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो उन्होंने सरअंजाम दिए, तमाम तर चीज़ें वो सबके सामने हैं। कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी। आपने बता दिया कि जिस तरीके से लैक हुआ तमाम तर चीज़ें वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अच्छा, आप नहीं समझते कि इस तरह के साने जो कि जन्म लेते हैं वो आगे चल के तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर क्या साख छोड़ के जाते हैं? क्योंकि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर इस तरह की सिचुएशन में फंस सकती हैं। देखें मैडम, बात यह है कि एक तो मेरे दोस्त ने बात की फॉर्म 47 की, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना 2018 में जो इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई थी ना, वो दुनिया को पता है कि उन्होंने कैसे बनाई, और फौज की मदद से ही बनाई गई थी। अगर उस वक्त फैज अमीद, यानी आप एतराफ़ कर रहे हैं कि उस वक्त भी अवाम के हक के ऊपर डाका मारा गया था? तो आप एतराफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब उस वक्त भी अवाम के हक पे डाका मारा गया था। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए खान साहब ईवीएम मशीन लाए। कंटिन्यू करने दे जी यासीन साहब। मैं बीच में कभी नहीं टोकता, आप भी मुझे ना टोके तो ज्यादा अच्छी बात है। तो अब वो जो सूरत हाल है वो आपके सामने की है। आप जो बात हम कर रहे हैं, कम अज कम ये तो बता दें ये कि आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने वो कॉल दी कि आप निकलें और तोड़ फोड़ करें। अभी यास्मीन राशिद साहिबा का ये हवाला दे रहे थे कि उन्होंने मना किया कि कोर कमांडर पे कोई पथराव वगैरह नहीं करना, तो इसका मतलब कोर कमांडर से आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, तब उन्होंने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तब उन्होंने एक रास्ता दिया आपको। तो मैंने जैसे पहले कहा, मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि कोर कमांडर को उस बात की सज़ा मिली क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस ये थी कि वो पीटीआई के साथ मिल गए थे। आज फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई है,
तो फैज हमीद का नाम कौन लेता, वो अंदर पड़ा है ना। क्या पीटीआई ने 4 साल जो हुकूमत की है वो जनरल बाजवा और फैज हमीद की मदद के बगैर की है? नहीं, आपने खुद कहा इमरान खान साहब ने कि फौज और मैं एक पेज पे हैं। आप तो उस वक्त ये कहते रहे, जब इख्तलाफात हुए तो फिर आपका मामला दूसरा हो गया। इमरान खान साहब पहले आदमी हैं, अब जरा अंदाजा कर लें कि जिनके खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दे के फारिग कर दिया गया, नवाज शरीफ को हाईजैकिंग के केस में बंद कर दिया गया, उनको कैद की सजा हुई। लेकिन आपके मतलब ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि आप अपने आप को ये क्लेम कर रहे थे कि ये इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मिसाल दी थोड़ी देर पहले कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब इमरान खान साहब की पेशी हुई तो उन्होंने वहाँ लोगों को बैठे हुए कहा कि अगर मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो आपने दोबारा वही काम करना है। ये जुमला बोलने की जरूरत क्या थी आपको? आप पार्टी लीडर हैं, पार्टी लीडर अपने वर्कर के जज्बात को कम करते हैं, उनको प्रोवोक नहीं करते। जब प्रोवोक करेंगे पार्टी लीडर तो फिर आप वो क्या उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप ये बता दें कि फिर मैं एक सवाल करता हूँ कि लब्बैक वालों के साथ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जिस तरह उनके सीने पे गोलियां चलाई, किसने चलाई थी? क्या मुस्लिम लीग नून ने चलाई थी, पीपल्स पार्टी ने चलाई थी, या इतनी लॉन्ग है, प्रोलॉन्ग है कि इसके ऊपर जितनी डिस्कशन की जाए उतनी कम है। सिचवानी साहब, आपसे ही जानना चाहूंगी, 9 मई के वाक़े के बाद आपके जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके लिए क्या आपने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाया है कि जिस तरह से ट्रायल चल रहा है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कोई इस हवाले से इन्फो है आपके पास? देखिए, आपको इल्म होगा कि खान साहब ने और पीटीआई ने कई दफ़ा अपील की है कि अदालती तहकीकात करवाई जाए, जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए। क्योंकि वो पीटीआई कह रही है कि जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए? क्योंकि पीटीआई को पता है कि उसका कोई भी कारकुन इस तरह के मामलात में मुलविस नहीं है। और 9 मई को पीटीआई के 25 से 30 अफराद जो है ना वो शहीद हुए हैं। हुकूमत क्या या कोई एहलकार इदारों का कोई एहलकार नहीं मारा गया और ना शहीद हुआ है। ठीक है, डायलॉग की कोई गुंजाइश है? ये चीज जो है ना, आप देखें कि 25 से 30 पीटीए, देखिए डायलॉग की गुंजाइश क्यों नहीं? डायलॉग की गुंजाइश होनी चाहिए और डायलॉग की गुंजाइश इस तरीके से होनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को पता होनी चाहिए कि कौन हक पर है और कौन नाहक पर है। और जब यही चीज मैं कई दफा कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं, क्या एक आए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएं और अवाम के सामने बैठ के बातचीत हो, जो कौम भी सुने कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन और तो पाकिस्तान और नुकात सिर्फ ये हो कि पाकिस्तान की तरक्की किस तरीके से हो, पाकिस्तान से महंगाई किस तरीके से खत्म हो, और जिन्होंने इस मुल्क से गद्दारी की और जो मुसलसल कर रहे हैं, और जिस तरीके से लूट के बाहर ममालिक में, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 4 साल के अंदर में $100 अरब पाकिस्तानी कौम के लूट के बाहर चले गए। तो इस तरीके के वाकया की रोकथाम किस तरह को आए, बैठे तमाम जमातें बैठे इसके ऊपर बात के कौम के सामने। अपनी पार्टी में तकसीम है, आप लोगों ने खुद क्या स्ट्रैटेजी बनाई है बारी पीटीआई की रिहाई के लिए? क्या किया गया अब तक? क्या इकदाम हो सके हैं? डायलॉग आप कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, उसके बावजूद अब तक कोई ऐसी चीज प्रोमिनेंटली सामने नहीं आई, बस इख्तलाफात ही सामने आते हैं। देखिए, इख्तलाफात सामने आते हैं तो इख्तलाफ भी पार्टियों में ही होते हैं, बेशक, ठीक है। और इंसान जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ भी आती है, ऐसा ही है। तो ये इस बातों में हम लोग नहीं जाते हैं। बाकी खान साहब की रिहाई अदालतों में जिस तरीके से इनके साथ सलूक किया गया है, जिस तरीके से इनके साथ जालमाना तरीके से इनको कैद तनाही में रखा गया, जिस तरीके से इनकी बहनों की बाई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, आप बताएं क्या ये किसी इस्लामी मुल्क में या किसी एक महज़ब मुल्क में क्या ये मुमकिन है कि एक बहन अपने भाई से मिलना चाहे, उसको नहीं मिलना चाहे, उसके वकला अदालती अहकाम लेके आए, वो मिलने जाएं, उनको नहीं मिलने दिया जाए? ये तो सरासर डिक्टेटरशिप के दौर में मुमकिन है। और ये डिक्टेटरशिप जो है ना इस तरीके की कामयाबी से मुल्क नहीं चला सकती कभी भी। जाहिर है ये एक अफसोसनाक वाकया था जिसको 1 साल मुकम्मल हुआ है और इसके असरात आज तक मुरतब हुए हैं, जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं। और अब देखना यह है कि आगे जाके ये तमाम तर वाकयात जो किस तरीके के इमेज को डेवलप करके जाते हैं। आपका डायलॉग का सिलसिला है, उस डायलॉग के सिलसिले को कंटिन्यू पार्टीज़ में इसी तरीके की सिचुएशन होती है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे सरदार यासीन आज़ाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलीम सेजवानी साहब मौजूद थे, आपके वक्त का भी सलीम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे अपनी मेज़बान कुर्रतुल ऐन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।